जोहार मास्टर जी, राव के भी हाँ जोहार जोहार पर्वतिया जी। क्या बात है, थोड़ा उदास उदास लग रही हैं आप। उदास तो काका मास्टर जी, लेकिन ऐसा है नहीं कि एखन जे खेत खलिहान में फसल लागल है, जे सब्जी में लगा ही बहुत बढ़िया से पैदावार नहीं होत है। और ही ने देखू तो परब मना बेरा भी आते जाते नजदीक, तो लागेला कि जल्दी जल्दी फसल बढ़िया होता, बढ़िया मुनाफा मिलता, तब दिन परब के एकदम बढ़िया से मनाती। वही तनी सुन है और का थोड़ी सी चिंता तो किसान भाइयों आप लोगों को होगी। चलिए कार्यक्रम में पहले आपका करते हैं स्वागत, और सबसे पहले इन चिंताओं से दूर होने के लिए जानते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरों को कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चला रही है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण की योजना। बागवानी मिशन झारखंड बनाया पहला हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र। बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है रोटरी डिबलर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013 से 14 के लिए चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण की योजना। इस योजना के तहत प्रति यूनिट के निर्माण पर खर्च होने वाली लागत की 50% राशि लाभुकों को अनुदान दी जाएगी। किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा चलाई जा रही वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रति यूनिट के निर्माण पर जैसे पक्का वर्मी बेड 75 घन फीट की क्षमता वाला यूनिट के लिए 3000 और HDPI वर्मी बेड 96 घन फीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 5000 की अधिकतम अनुदान राशि या निर्माण की 50% राशि लाभुकों को दी जाएगी। किसान भाई वर्मी बेड के निर्माण के लिए आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आर्किड फूल के पौधों का एक फूल होता है। इसके फूल बहुत सुंदर और बहुत सुगंधित होते हैं और इनके रंग रूप में विलक्षण विचित्रता होती है। साथ ही इसके फूल लंबी अवधि तक टिकते हैं। यदि परागण ना हो तो 1.5 महीने तक इसके फूल खिले रहते हैं, इसलिए बाजार में इनकी अच्छी मांग है। ऑर्किड की लगभग 450 प्रजातियां हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन ने राज्य की जलवायु को देखते हुए फूल उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ के किसानों को उद्यमी बनाने के लिए ऑर्किड प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। यह केंद्र राज्य में फूल उत्पादन के लिए पहला हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और मृदंगिया ये नाम है परवल के उन्नत प्रभेदों के। जो किसान सब्जी फसलों का अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो परवल की ये किस्में उनके लिए अच्छी साबित होंगी। सब्जी की खेती करने वाले किसान वर्तमान महीना अगस्त से नवंबर तक परवल की रोपाई कर सकते हैं। परवल की अच्छी पैदावार लेने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित प्रभेद है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और मृदंगिया। बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती अच्छी होती है। पौधा लगाने के समय 4% नर पौधे लगाना चाहिए। इन किस्मों को लगाकर और उचित कृषि कार्यों को करके प्रति हेक्टेयर लगभग 120 से 150 क्विंटल परवल प्राप्त किया जा सकता है। टमाटर के पौधों में एक प्रकार का रोग लगता है जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिस कारण फूल और फल आने में देर होता है और कभी कभी फलों का आकार बहुत छोटा हो जाता है। ऐसा एक तो विशेष प्रकार की मकड़ी के लगने से होता है और दूसरा एक प्रकार के वायरस से। इस समस्या से कैसे निपटा जाए, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में। टमाटर के पौधों में पत्ती का सिकुड़न 2 कारणों से होता है, एक मकड़ी के कारण और दूसरा वायरस के कारण। दोनों ही सूरतों में फसल को काफी नुकसान होता है। अगर पत्ती के नीचे सतह पर लेंस से देखने पर बालू जैसे मकड़ी नजर आए तो मिलवेक्टिन दवा 1 मिलीलीटर या प्रोपिनोफॉस 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर पत्ती का सिकुड़न वायरस के कारण है तो ग्रसित पौधों को खेत से उखाड़कर जला देना चाहिए या जमीन में गाड़ देना अच्छा होता है। डिबलिंग विधि से बीजों की बुआई कार्य को सुविधाजनक तरीके से करता है उपकरण रोटरी डिबलर।
इस उपकरण के इस्तेमाल से किसान अपना समय और मेहनत बचाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये है रोटरी डिबलर। झारखंड जैसे पठारी भूभाग पर डिबलिंग विधि से बीजों की बुआई करने के लिए इस उपकरण का निर्माण किया गया है। किसान इस उपकरण के इस्तेमाल से एक दिन में लगभग 1 से 1.5 एकड़ खेत में बुआई कर सकते हैं। इस उपयोगी उपकरण को लेने या इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से। इन शख्स को अपनी मेहनत और अपनी खेती बाड़ी के तौर तरीकों पर पूरा भरोसा है। इसी आत्मविश्वास के दम पर वे सभी प्रकार की फसलों की बहुत अच्छी खेती करते हैं, जिसकी तारीफ उनके गांव वाले ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी करते हैं। हम पहले धान गेहूं का खेती करते थे, खेत था पहले बहुत सा बीज लगाना पड़ता था, 1 मन 2 मन। अब जब हम लोग विज्ञान केंद्र में थोड़ा सा ट्रेनिंग लेने के बाद हमने खेती करने शुरू किए तो 1 से 2 केजी में अब बहुत उससे 2 गुना धान उपज होने लगा। गेहूँ भी हमारे पास 4 से 5 एकड़ ज़मीन बजट भूमि की तरह रखा हुआ था। तो इसी तरह हम लोग करते उरते नहीं थे, तो उसके बाद हमने 1-2 साल से उसमें ओल का खेती करने लगे और इससे हमको अच्छा बेनिफिट हो रहा है। पहले हमारा जितना भी जगह ज़मीन था, खेती उतीर था, कोई करते उरते नहीं थे, लेकिन जब से हमने बजट भूमि में फसल उगाना कोशिश किए तो सब्जी भी होने लगा। हरा सब्जी जैसे करेली हुआ, झींगा हुआ, कद्दू हुआ और वगैरह वगैरह बहुत सब्जी लगाते हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में खाद्यान्नों के भाव अपने बढ़े हुए मूल्यों पर कायम रहे। सब्जी बाजार में भी हरी सब्जियां, टमाटर और प्याज के मूल्यों में अच्छी खासी तेजी रही। वहीं कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के आज के भाव देखें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए, गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए, दाल चना न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए, चीनी न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 3750 रुपए और आलू के मूल्य रहे न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए प्रति क्विंटल। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.7 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
विराम के बाद सब देखैया मनक एकदम फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी, जैसन कि हम राउर से जाने खोजत रही कि जे हमरे का दिक्कत होए लगी है खर, तो अगर मान लो कि अपन जे उपज के हमके अगर बढ़ाए के, तो इकर भी एगो बात जाने खोजत रही कि अगर ये जे का कहे ना जैविक खाद और एगो रासायनिक खाद कहे ना, है नी, तो और एक होता है जीवाणु खाद। अच्छा, 3 गो हो गए। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा। तो बढ़िया माने उत्पादकता बढ़ाए कर हिसाब से कौन के इस्तेमाल करे के चाहिए, बहुत कखन बढ़िया, करे के चाहिए, से बहुत के जाने खोजत सही है। देखिए किसान भाइयों, पर्वतिया जी का सवाल बहुत सही है कि इस समय जब मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है, बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई है, तो ऐसे समय में अगर फसलों की उत्पादकता आपको बढ़ानी है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप जीवाणु खाद का कैसे प्रयोग करेंगे, उसको प्रयोग करने की कौन सी विधि है, इन तमाम बातों को जानेंगे आप तो ज़रूर लाभ होगा। तो चलिए लेते हैं इसकी जानकारी अपने विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र होली क्रॉस हजारीबाग गई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जीवाणु खाद की उपयोगिता एवं उसके प्रयोग करने की विधि के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहाँ के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर RK सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं, ये जीवाणु खाद क्या है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। जैसा कि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे किसान भाई इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जीवाणु खाद, जैसा कि इसका नाम है जीवाणु, यानी कि इसके अंदर जीव हैं, और इसमें जो है जैसे कि हम लोग उर्वरक डालते हैं, यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, उस तरीके से इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ख़ासतौर से जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र में डालते हैं वो उसके अंदर रहती है, तो वो सीधे जो है मृदा को और फसलों को मिल जाती है। लेकिन जीवाणु खाद में क्या है कि जीवाणु खाद में ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वातावरण की जो तत्व हैं, वातावरण में बहुत सारे तत्व फैले हुए हैं, उनको वहाँ से इकट्ठा करके और हमारी मृदा को और साथ ही साथ पौधों को पहुँचाती है, तो उनको जीवाणु खाद कहा जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया जीवाणु खाद। अब बात आती है कि जीवाणु खाद कितने प्रकार की होती है? हाँ बिल्कुल, देखिए जीवाणु खाद ऐसे तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन अभी जो किसानों को बताने के लिए जहाँ तक मैं बताऊँगा तो ये करीब 3 से 4 तरह के हैं, जिसमें मुख्य तौर पे किसान भाई करीब 3 तरह के जीवाणु खाद आजकल प्रयोग करते हैं, और जो लोग प्रयोग करते हैं वो जानते भी हैं इस बात को। एक तो होता है जो हम लोग दलहनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं। दलहनी फसलों से मतलब जो भी दाल वाली फसलें हैं, उसमें ढैंचा भी आता है और 2 दाल वाली फसलें आती हैं। दूसरे आते हैं जो कि हम लोग अनाज वाली फसलों में यूज करते हैं। अनाज वाली फसलों में जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, या फिर दूसरी और फसलें जो होती हैं। इसके अलावा एक तीसरा खाद होता है जो कि फास्फोरस के लिए काम आता है। फास्फोरस मतलब कि वो तत्व जो DAP में पाया जाता है। तो उस तत्व के बारे में क्या करता है कि उस तत्व की एक विशेषता होती है कि वो मिट्टी में तो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वो हमेशा फिक्स फॉर्म में रहता है, यानी कि जकड़ा हुआ रहता है। तो वो क्या करता है कि जब जो है वो उसमें डाला जाता है, उसको स्फुरघोलक कहते हैं, ये तीसरे प्रकार का है। तो वो जब डाला जाता है मृदा में, तो उसको फास्फोरस को घोलने वाली अवस्था में ले आके और पौधों को दे देता है। ये हो गए 3 तरह के। पहला वाला दाल वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। दूसरा वाला हो गया एजेटोबैक्टर, जो हमारी अनाज वाली फसलों के लिए। तीसरा हो गया स्फुरघोलक। स्फुरघोलक, उसको हम लोग स्फुरघोलक नाम से भी जानते हैं, और अगर अंग्रेजी में उसका नाम बताएं तो PSB, फास्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये होता है। चौथा जो होता है वो होता है हमारी एल्गी। एल्गी जो है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूं, कुछ इस तरीके से लिखा रहता है उस पर, एल्गल बायो फर्टिलाइजर, इस तरीके से ये लिखा रहता है इसके ऊपर। और ये जो है ख़ासतौर से धान में ही इसका उपयोग अधिकतर हम लोग करते हैं। और ये जो है किसान भाई जानते होंगे कि जिनके पास अच्छी पानी की सुविधा होती है धान में लगाने के लिए, तो जब खेत में पानी भरा हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है कि एक एल्गी, यानी कि एक हरा हरा एक रहता है, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो एक तरह से खाद है।
तो वो वैसे प्राकृतिक तौर पर भी थोड़ा मोड़ा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको खड़े खेत में किसान भाई 20-25 दिन बाद फसलों के बाद में जब खड़ा हुआ पानी रहता है तो उसमें अगर इसका बुरकाव कर दें तो फिर ये बहुत जल्दी पनपता है और 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया की हम लोग इससे बचत कर सकते हैं, ऐसा प्रयोगों द्वारा पाया गया है। तो ये एक खाद हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया एजेटोबैक्टर, तो देखो हिंदी में अगर किसान भाई इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो इस पर यहाँ लिखा हुआ भी है एजेटोबैक्टर। और दूसरा उसमें बिरसा जीवाणु खाद, तो ये तो इसका एक नाम हो गया क्योंकि ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका नाम बिरसा है। एजेटोबैक्टर कल्चर ये जो है, हम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अनाज वाली फसलों में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। साथ ही मैं एक दूसरा आपको और दिखाने जा रहा हूँ, इस फुरघोलक जो जैसा कि मैंने आपको बताया तो उसमें आपको दिखा है ना, ये जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है PSB। तो ये अंग्रेजी जानने वाले किसान भाई बहन मेरे समझेंगे, P से फास्फेट, S से सोल्यूबलाइजिंग और B से बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया मतलब एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हम लोग हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। तो इस तरीके से ये करीब 4 तरह के हैं जो कि आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि जीवाणु खाद कितने प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि इसका प्रयोग किस तरह से हमारे किसान भाई करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी ये हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी तरफ से, क्योंकि निश्चित रूप से किसान भाई जानना चाहेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि अभी इसके ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इसको तो खड़े खेत में, धान के खेत में जब पानी हो इसमें आप इसका बुरकाव कर दीजिए। 1 थैली 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। दूसरा ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी किसान भाई चूँकि बहुत ज़्यादा नाप तोल में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे तो सब कुछ नाप तोल में ही होना चाहिए, तो एज ए वैज्ञानिक मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा कम भी अगर जाता है तो इसका कोई बहुत विशेष नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा ही हमेशा रहता है। तो कम से कम 1 बैग तो आप 1 एकड़ में इसको बुरकाव करेंगे। चाहे तो आप खाद के साथ इसको ले लें, तो थोड़ा सा 8-10 किलो खाद के साथ मिला लेंगे तो जल्दी इसको आसानी से बुरकाव करने में वो होगा। दूसरा जो 3 तरह के जो अलग खाद मैंने आपको बताए, एक बताया राइजोबियम, एक बताया एजेटोबैक्टर और एक बताया PSB। तो इनका बहुत आसान तरीका है, किसान भाई बहन इसको ध्यान से सुने कि देखिए आप करीब 1 से 2 लीटर पानी ले लेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसमें जो गुड़ है, जो पतला पतला गुड़ जो बाज़ार में सस्ता वाला, उसको आप उसमें डालेंगे और पानी के साथ उसको अच्छी तरीके से खौलाएंगे। और उसके बाद में जब वो ऐसी चाशनी जैसी बनने लगेगी तो उसको ठंडा करने रख देंगे। और जब वो ठंडा हो जाता है तो एक थैली लेंगे, 200 ग्राम की करीब करीब आती है, कम भी आती हैं, अलग अलग पैकेट आते हैं। तो उसको 200 ग्राम पैकेट लेके करीब करीब उसमें डाल देंगे। अब ये तो एक तैयार हो गया घोल, उसको धीरे धीरे, लेकिन ध्यान ये रखेंगे क्योंकि ये जीवाणु खाद है इसलिए गर्म चाशनी में या पानी में इसको ना डाल दें, एकदम इसको सामान्य तापमान पे आप इसको रख दें। जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, चाहे तो आप इसको 2 घंटे 4 घंटे रखें, उसके बाद ही इसमें मिलाएं, वरना तो सारे जीवाणु इसके मर जाएंगे क्योंकि गर्म तापमान में तो कोई भी चीज़ जल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ दूसरा और आपको ध्यान में रखना है कि अब ये घोल आपका बन गया, तो इससे आप लोग क्या करेंगे, इससे 2 तरह के काम आप कर सकते हैं। एक तो आपका जो बीज है, तो 1 एकड़ के लिए बीज जो है आप इसमें लेंगे और बीज को पूरे को इसके साथ मिला देंगे। एक चिकने फर्श पे पॉलीथीन डालेंगे और इसके साथ मिक्स करके इसको पूरे को अच्छे से मिला लेंगे। और साथ में जो है इसको ठंडी छांव वाले स्थान में करीब 4-5 घंटे के लिए इसको सुखा लेंगे और उसके बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी जीवाणु खाद की उपयोगिता एवं प्रयोग की विधि के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और DD दूरदर्शन रांची की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी
और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ तो डॉक्टर साहब तो ये जीवाणु खाद के बारे में बड़ा बढ़िया से बता दिले कि कैसे ओकर इस्तेमाल करे है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज और हम जाने खोजत रही कि अगर जैसे तनी एखन सूखा लखे चले लाइए, बारिश बहुत बढ़िया से नहीं मिलत है, तो ईसन में अगर हमरे कर खेत में कीटाणु मन लागत है तो उकर ले कोनो खास अगर व्यवस्था करे है, उके बचाए है ताकि ईसन कम पानी में भी बढ़िया फसल ले सकी। देखिए किसान भाइयों, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब लगातार बारिश होती है तो कई प्रकार के कीट जो है वो नहीं पनप पाते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर वर्षा कम हो, बादल छाए रहें तो कई प्रकार के कीटों का प्रकोप हमारे फसलों पर बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए इस सुखाड़ के समय में जो कीट लगते हैं वो कीट व्याधियाँ क्या हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, कैसे आप उनको पहचानेंगे और कैसे उनको दूर करेंगे, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर दुष्यंत कुमार राघव से। किसान भाई नमस्कार। वर्तमान समय में किसान भाई आप सब खरीफ धान की खेती में व्यस्त हैं और इसके साथ साथ आप सब इस मौसम में सब्ज़ी की खेती भी कर रहे हैं। लेकिन किसान भाई यही वो मौसम है जब धान की फसल में और सब्ज़ी की फसल में भी कीट व्याधि का प्रकोप काफ़ी होता है। तो किसान भाई इसके बारे में, इसके लक्षण के बारे में कैसे जानें और इससे बचाव के उपाय कैसे करें, इस बारे में जानकारी लेने आज हम आए हुए हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग और हमारे साथ है यहाँ के कृषि वैज्ञानिक श्री DK राघव जी। राघव साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले राघव साहब हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो धान की फसल की अवस्था है या सब्जी की जो खेती होती है उसमें कीट व्याधि का प्रकोप कौन कौन सा होता है? देखिए, सबसे इस बार एक दुखद खबर तो ये है कि सभी किसान भाइयों के साथ में इसको शेयर करना चाहूँगा कि इस बार कम बारिश होने की वजह से हम लोग अपना धान भी कम लगा पाए हैं और सब्जियों पर भी हम लोग कम फोकस कर पाए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि धान की खेती से अधिक उपज हम लोग कैसे लें, तो इसके लिए हमको कुछ मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इस बार का जो समय है वो कीट बीमारियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि किसान भाइयों ने जिन्होंने लेट से बिचड़ा लगाया है, क्योंकि इस बार लेट से बारिश हुई है तो बिचड़ा की उम्र भी ज़्यादा हो गई है। तो बिचड़ा की उम्र ज़्यादा होने से क्या है कि उसमें जो लगने वाली बीमारियाँ हैं वो और जो लगने वाले कीड़े हैं उनका लगने का समय तो आ गया है, लेकिन पौधा को, बिचड़ा को खेत में न लगाने की वजह से उसका अभी आकार छोटा है तो वो अभी अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ है। तो सभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले एक गौल मिज एक नाम का कीड़ा है कि जो ज़मीन की सतह से आप देखिएगा प्याज के समान एक पत्ते को, धान के पत्ते को प्याज की जैसी पत्ती होती है ऐसी गोल गोल पीला पीला करके बना देता है। एक तो उसका प्रकोप देखा जा रहा है और तना बेधक, अभी तना बेधक का भी प्रकोप देखा जा रहा है। और नंबर 3 हॉपर, जो सफ़ेद रंग का एक कीड़ा होता है जो रस चूसता है, उस तीनों कीड़ों का अभी आज के समय में बहुत तीव्र गति से प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि उनके लिए समय उपयुक्त है। तो मैं सभी किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहूँगा कि अभी बिचड़ा रोपने के 25 दिन के अंतर, बिचड़ा रोपाई के 25 दिन के अंतर ही आप लोग 200 ग्राम प्रति कट्ठा की दर से रीजेंट दवा का छिड़काव करें, उसके बाद ही आप लोग यूरिया का इस्तेमाल करें, नंबर 1। और नंबर 2 बात, जिन किसान भाइयों के पास अगर छिड़काव की सुविधा उपलब्ध है तो वो एक मोनोक्रोटोफास दवा आती है। मोनोक्रोटोफास दवा को 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर प्रति कट्ठा कम से कम 10 से 12 लीटर पानी लगावें और उस पानी से पूरा तरीके से खेत को और में जो पौधा खड़ा हुआ है उसको पूरा भिगो दें। उससे क्या होगा कि पौधा का जो साइज छोटा होने की वजह से कीड़ा अभी मर जाएगा, तो आगे आने वाले समय में उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी और हमारी फसल को नुकसान नहीं कर पाएगा। धान में तो अभी यही मुख्य। तो राघव से ये जो बातें आपने बताई ये मुख्य रूप से धान के लिए है। इसके अलावा सब्जी की जो खेती होती है उसमें कौन से कीट? हाँ, सब्जियों में आजकल हम लोग देख रहे हैं बैंगन, भिंडी, करेला, जितनी लत्तेदार सब्जियां हैं। तो सबसे पहले मैं बैंगन के बारे में बात करना चाहूँगा कि बैंगन में आजकल तना बेधक और फल बेधक, ये 2 तरह के कीड़ा, एक ही कीड़ा है जो दोनों को नुकसान करता है, फल को भी और तना को भी। इसका प्रकोप बहुत अधिक आया हुआ है। तो सभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले तो अपने खेत की सफाई कर दें, जितने भी खरपतवार हैं उन सबको निकाल दें। उसके बाद 10 से 12 दाने या तो रीजेंट के या फोरेट के पौधे की जड़ में डालें।
पौधों की जड़ में डालने के बाद वो सबसे पहला छिड़काव करें नीम का। नीम से जो दवाएं बनती हैं, नीम के तेल की दवाएं 5 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छे से पौधे को भिगो दें। अगर पौधा छोटा है तो पानी कम लगेगा, पौधा बड़ा है तो अधिक पानी लगेगा। किसान भाई सबसे बड़ी समस्या क्या करते हैं कि दवा का छिड़काव करेंगे तो दोपहर में करेंगे, 12 बजे या 4 बजे के बीच। मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी 12 से 4 बजे के बीच में छिड़काव न करें, हमेशा 10 बजे से पहले और 4 बजे के बाद। अगर इस समय आप चुनाव करते हैं छिड़काव करने का, तो जो भी दवा हम लोग छिड़कते हैं वो सीधा कीड़ों के ऊपर चली जाती है, क्योंकि धूप में कीड़े ज़मीन में छुप जाते हैं और वो दवा के संपर्क में नहीं आते हैं। सुबह और शाम अगर हम लोग दवाओं का छिड़काव करेंगे तो वो कीड़े जो है निकल कर सुबह के समय और शाम के समय कीड़े बाहर निकले हुए रहते हैं और दवा के संपर्क में सीधे आएंगे और उनका अधिक से अधिक दवा के माध्यम से उनकी हानि होगी, नंबर 1। और नंबर 2, नीम के बाद एक कोराजिन एक दवा आती है, उस कोराजिन दवा का भी आप एक टंकी में 8 ml मिला के उस दवा का छिड़काव करें। कोराजिन अगर नहीं मिलती है तो नीम के बाद आप लोग करंट नाम से एक दवा आती है जो अंडे मारने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होती है, उसमें क्विनोल फॉस भी रहता है, उसको आप लोग इस्तेमाल करें। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जो रोग, जो बीमारी या कीड़ों से ग्रसित जो सब्जी का भाग रहता है, पिल्लू से जो खाया हुआ भाग रहता है, किसान भाई उसको तोड़कर वहीं डाल देते हैं। ऐसा कतई न करें। उस भाग को आप तोड़ने के बाद पिल्लू को नष्ट कर दें या गड्ढा खोदकर दबा दें, नहीं तो वो पिल्लू उसमें से निकलेगा और आपके फल को नुकसान करेगा। तो पौधे को तो उसने नुकसान किया ही, साथ ही साथ आपके फल को भी नुकसान किया। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मिर्च और टमाटर में आजकल एक बहुत सफ़ेद रंग की और ग्रीन कलर के हॉपर, वाइट फ्लाई और हॉपर फुदका जैसे कीड़ों का प्रकोप भी हो रहा है, जिससे क्या नुकसान होता है कि जो मिर्च की पौधे हैं वो मुड़ जाते हैं, भंगवा जाते हैं, जिसको किसान भाई अपनी आवाज़ में बोलते हैं भंगवा गया है। तो उसके लिए विभिन्न तरह के कीटनाशियों का या कवकनाशियों का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए उनको दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। वो सबसे पहले एक दवा आती है इमिडाक्लोपिड, जो कि मार्केट में मीडिया या कॉन्फिडोर के नाम से मिलती है। वो 2 लीटर में 1 ml दवा का घोल बनाकर उसमें साथ ही साथ किसी कवकनाशी जैसे कि बावस्टिन या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर, दोनों का एक साथ घोल बनाकर अगर छिड़काव करेंगे तो उस जो कीड़े से उनकी फसल का बचाव होगा, क्योंकि वही कीड़ा एक ऐसे वायरस को फैला देता है जो उनके पौधों को ग्रसित कर देता है और उससे जो हमारी मिर्च है, टमाटर है, उसका पौधा भंगवा जाता है। तो मैं किसान भाई को ये सलाह दूंगा कि इस दवा का छिड़काव करने के बाद जो पौधे पहले से इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको तोड़कर मिट्टी में दबा दें और उसके बाद में दवा का छिड़काव करें और 15 दिन के अंतराल पर इस छिड़काव को वो दोहराते रहें। राघव सर, इसके अलावा और कोई कीट व्याधि का प्रकोप? हाँ, इसके अलावा गलन की भी समस्या आ रही है हमारे टमाटर में, मिर्च में। तो गलन से बचने के लिए सबसे पहला मैं इस किसानों को आगे के लिए भी ये सलाह देना चाहूँगा और अभी भी ये बताना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों ने बीज उपचार किया है बावस्टिन से, तो उनकी फसल में ये गलने, जड़ गलन वाली समस्या कम आती है। लेकिन अगर कुछ किसान भाई बीज गलन के बारे में रोग उपचार नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए मैं सलाह करना चाहूँगा कि 2 ग्राम बावस्टिन प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर वो पौधे की जड़ के आसपास अच्छे से उसको पानी की सिंचाई कर दें और पहला छिड़काव। दूसरा छिड़काव अगर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लू कॉपर के नाम से जो आता है, इसका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से ही रखें और आवश्यकता अनुसार अपना उसमें पौधे में पानी का छिड़काव करें। तो राघव साहब, आपने धान और सब्जी की फसल में कीट व्याधि का प्रकोप और उससे बचाव के उपाय के बारे में किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार धान और सब्जी की खेती में कीट व्याधि का प्रकोप होता है और उससे कैसे बचा जाए। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों पर ध्यान देकर आप इन कीट व्याधियों से बचाव कर सकेंगे। अब अपने कार्यक्रम से विदा दीजिए। जोहार।